बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बिहार की जातीय जनगणना के बाद अब पूरे देश में इस मुद्दे पर चर्चा जोरों पर है। सभी अपने अपने हिसाब से इसके नफ़ा और नुकसान का आकलन कर रहे हैं। लोगों के अपने अपने तर्क हैं और जिसको जो अच्छा लग रहा है वह उसी तरीके से उसको परिभाषित कर रहा है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में जातीय जनगणना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। जाहिर है कि बिहार के जो ये जातिवादी नेता हैं वे सरदार पटेल से तो ज़्यादा बुद्धिमान कतई नहीं है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करूंगा और यह भी बताऊंगा कि हिमालयी लोगों को इस मामले से सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यदि वे जातिवादी नेता इसी उन्माद में रहे और इसी मांग को आगे बढ़ाते रहे तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हिमालय वासियों को होने वाला है। जब तक मैं विस्तार से आपको बताऊं तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। इस दशकीय जनगणना में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के अंतर्गत आने वाली जातियों को ही गिना जाता है तथा शेष को सामान्य में मानकर उनकी जाति दर्ज नहीं की जाती है। इस बार जो दशकीय जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना के कारण यह टल गई। ओबीसी समाज से जुड़े नेता लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, यानी केंद्रीय स्तर पर जो जनगणना होती है उसमें जातीय स्तर पर यानी जातियों को भी गिना जाना चाहिए। यानी इन नेताओं की मांग रही है कि जब भी जनगणना हो तो उस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे देश की आबादी के बारे में पता चलेगा ही, साथ ही इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के लोग कितने हैं और इसी को जातीय जनगणना कहते हैं। और बिहार सरकार ने अपने स्तर पर यही जातीय जनगणना करवाई है। भारत में 1931 में ब्रिटिश शासनकाल में जातीय जनगणना हुई थी। वैसे 1941 में भी जातीय जनगणना हुई थी लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। इसके अलावा 1911 में यूपीए के शासनकाल में यानी कांग्रेस नीति जो यूपीए सरकार थी उसमें भी जातीय जनगणना हुई थी लेकिन उस रिपोर्ट में कमियां बताकर उसे जारी नहीं किया गया। अंग्रेजों ने जातीय जनगणना तो कर ली थी, वो ये भी चाहते थे कि भारत में जो लोग हैं खासतौर पर हिंदू समाज वो बढ़ जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो उन्होंने इसके बाद फिर जातीय जनगणना से हाथ पीछे खींच लिए थे। सबसे बड़ा नुकसान तो इससे यह हो सकता है कि जिन जातियों को लगेगा कि उनका संख्या बल से सब कुछ मिल सकता है तो जो कम संख्या वाले जातियां हैं वे अपनी संख्या बढ़ाने में जोर देंगे, यानी इससे देश की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और इसके बाद जो देश का सामाजिक ताना बाना है वह बिगड़ने का खतरा हो जाएगा। क्योंकि जब संसाधनों की लूट मचेगी और संसाधन जो भी है या सत्ता को पाने की एक ही क्राइटेरिया रहेगा कि जाति का जो है संख्या बल, तो जाहिर है कि सभी अपनी संख्या बल को बढ़ाना चाहेंगे। इसमें योग्यता नहीं होगी, आर्थिक पिछड़ापन नहीं होगा, इसमें क्षेत्र वाली बात नहीं होगी, तो फिर जब जाति रहेगी तो जाहिर है सभी जाति बढ़ाना चाहेंगे। यही वजह है कि 1951 में भी जब जातीय जनगणना की बात आई तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहकर जाति गणना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है और सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि जो हिंदू समाज है वह जातियों में बंटकर खंड खंड हो जाएगा। यदि संवैधानिक तौर पर हम बात करें तो संविधान में
जाति जनगणना कराने की बात है। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने और सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सिफारिश करने के लिए आयोग की नियुक्ति करने का आदेश भी देता है। अब यदि जातीय जनगणना केंद्रीय स्तर पर हो जाए या अधिकतर राज्य ऐसे भी राज्य ऐसे कर लें तो जाहिर है कि वे फिर अपने राज्यों में जो आरक्षण की सीमा है उसको 50% से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे तमिलनाडु और कुछ राज्य ऐसे जहां पहले से ही जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज़्यादा हो चुकी है। अभी ओबीसी जातियों को 27% आरक्षण मिलता है, जबकि 1931 की जो जनगणना थी जातीय जनगणना उसमें उनको 52% उनकी संख्या मानी गई थी। यदि इस संख्या में बढ़ोतरी होती है तो जाहिर वे भी इसकी मांग ज़्यादा करेंगे कि उनको ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जब से भारत में हरित क्रांति आई तो बहुत सी जातियां जो कि आज भी ओबीसी में शामिल हैं वो समृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन वे अब भी ओबीसी का फायदा उठा रही हैं। और इस पूरे प्रकरण में यदि हम देखें तो इसका सबसे जो बुरा असर पड़ने वाला है वो हिमालय क्षेत्रों में, और उसमें भी खास तौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें तो बड़ी संख्या में आदिवासी हैं, एसटी हैं, और जैसा कि एससी और एसटी का कोटा पहले से तय है तो उन पर तो कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सवर्ण हैं, उच्च जातियों के, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे अधिक हैं, और कश्मीर में उच्च जाति के मुसलमान हैं। इसी तरह जो दार्जिलिंग इलाका है उसमें एससी एसटी तो हैं, परंतु बड़ी संख्या ऐसी भी है जो सामान्य वर्ग में आते हैं, और यही इसी तरह असम में भी बड़ी संख्या सामान्य वर्ग में है। और जाहिर है कि जब केंद्रीय नौकरियों में यदि आरक्षण बढ़ता है तो हिमालय क्षेत्र के इन राज्यों के जो लोग सामान्य वर्ग में नौकरियां पा लेते थे उनके रास्ते बंद हो जाएंगे। वैसे भी जब से मंडल कमीशन लागू हुआ तो केंद्र सरकार की नौकरियों में इन राज्यों के लोगों की संख्या पहले से ही घट चुकी है, और इसके अलावा वैसे भी सरकारी नौकरियां बहुत कम रह गई हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को सेना में भी जाने से एक रोजगार मिलता था, परंतु वहाँ पे जब से अग्निवीर योजना शुरू हुई है उससे भी युवकों के लिए रोजगार के रास्ते बहुत कम हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। तो जब आर्मी में भी मौका नहीं मिलेगा, जब सरकारी सेवाओं में भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आखिर ये पहाड़ के लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए मैं लगातार कहता रहा हूँ कि बिहार की तरह पूरे भारत को यदि बिहार की तरह राजनीतिक अड्डा बना देना है, अखाड़ा बना देना है तो बनाइए, लेकिन उससे पहले हिमालय के लोगों की जो हिस्सेदारी है वह तय करनी ही होगी। इससे केंद्र सरकार के जो भी नीति निर्धारक हैं, सत्ता में हैं, या ये भी कह सकते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, सभी को यह देखना होगा कि हिमालय के लोगों के साथ कोई अन्याय न हो। उनकी हिस्सेदारी पहले से तय हो जानी चाहिए। और हिमालय के लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो उनके लिए इस देश में फिर कहीं भी जगह नहीं होगी, हाशिए पे पड़ेंगे और उनके और भी दुर्दिन हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ज़मीनों को पहले से ही मैदान के लोग हड़प रहे हैं। इसलिए यह समय एकजुट होकर इस बात को उठाने का है। इसलिए हिमालय क्षेत्र के जो राज्य हैं उन सभी के मुख्यमंत्रियों को बैठकर एक कार्य योजना बनानी होगी। जैसे कि 2019 में ये लोग मसूरी में बैठे थे और उसमें भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई बैठकें हुई ही नहीं है। इसलिए जातीय जनगणना को लेकर हिमालय के लोगों को चिंतित होना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करना होगा। और यदि आबादी ही एक क्राइटेरिया है इसमें सत्ता पाने की, तो हिमालय के लोगों को आबादी भी बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना होगा। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।